Hi everyone, welcome back to my series of class 10 chapter resources and development. Let's quickly start with the chapter. इस सीरीज़ में मैं ज्योग्राफी के सारे चैप्टर कवर करूँगी फॉर क्लास 10th. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आइए अब हम उन्हें डिफाइन करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? तो वैसे तो अगर मैं जनरल टर्म्स में बताऊँ तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेज विच वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ फॉर फुलफिलिंग आर बेसिक नीड्स, है ना. टू फुलफिल आर बेसिक नीड्स, टू टेक दैट कम्फर्टेबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज. अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट, ठीक है जी, दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल आर नीड्स, something which is technologically accessible, ठीक है, कॉमा इकोनॉमिकली feasible, ठीक है, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो. कई बार क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि रिलीजन बेस्ड होते हैं जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको भी ये एक्सेप्ट करे, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. लोग मतलब उसको वो ना करें कि भाई रिग्रेट ना करें कि हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है, उसके अगेंस्ट ना हो, है ना, ठीक है. कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. तो उन सारी चीज़ों को हम टर्म कर सकते हैं एज रिसोर्सेज, ठीक है. उन सारी चीज़ों को हम टर्म कर सकते हैं एज रिसोर्सेज. तो बेसिक डिफाइन क्या हुआ कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज टू फुलफिल आर नीड्स, ठीक है. समथिंग विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल यानी कि टेक्नोलॉजिकली हमारे नीड्स को फुलफिल करे. इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली मतलब इको फ्रेंडली हो, अर्थ से अगेंस्ट ना हो, नेचर के अगेंस्ट ना हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कल्चर के बेसिस पे कोई डिफरेंसेस ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है जी. तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं रिसोर्सेज. आई होप क्लियरली विजिबल है. तो ये इसकी क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज टू फुलफिल आर नीड्स, हमारी नीड्स को फुलफिल करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारी डेली बेसिक ज़रूरतें हैं. कोई ऐसी चीज़ जो हमारे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, ईजिली अवेलेबल हो, बनाई गई हो, साइंस में अवेलेबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी कि कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट की फ्रेंडली हो, और साथ साथ क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो. कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कल्चर के बेसिस पे लोग पसंद नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई धागा है, जैसे बंगाली लोग हैं वो फ़िश को मानते हैं, पर कई ऐसे हिंदूज़ हैं, ब्राह्मण्स हैं जो फ़िश को नहीं मानते. तो कल्चरली ब्राह्मण्स के लिए फ़िश एक्सेप्टेबल नहीं है. तो वैसे तो कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है उसको रिसोर्स कहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज के कुछ पर्पस भी तो होते हैं ना बेटे. तो जो पर्पसेस को भी फुलफिल करे उसको हम कह देते हैं रिसोर्सेस. ह्यूमनली अगर मैं आपको बताऊं कि ह्यूमनली हमारी लाइफ में क्या रिसोर्सेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, या रिसोर्सेज की क्या फिनोमिनन्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं,
उसमें हम डिवाइड कर देते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अराउंड। हर तरह के रिसोर्स को हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे हम ये प्रूव भी करेंगे कि ह्यूमंस खुद भी क्या है, ह्यूमंस खुद भी एक रिसोर्स हैं। ह्यूमंस खुद भी क्या है, ह्यूमंस खुद भी एक रिसोर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको आप नेचर कहते हो, जो सबसे पहला फिनोमिनन है। नेचर में जो चीज़ें हैं प्रेजेंट, वुड हो गया, वो भी हम यूज़ करते हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको भी हम फिजिकल एनवायरनमेंट में ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रजे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने बनाई है, पर ह्यूमंस के लिए भी बनाई गई है। और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से क्या आ गया, इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे एक ह्यूमन बीइंग सराउंड होता है, और बेसिक जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं वो इन 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ट्राइंगुलर बेसिस पे रिवॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं रिसोर्सेज के। अब हम गाइस रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो देखो ऐसा है, रिसोर्सेज जो हैं मेजरली 2 टाइप्स में बटे हुए हैं बच्चा पार्टी। एक तो है इसमें नेचुरल, ठीक है, और एक इसमें है ह्यूमन, जो हमने बनाया है, हमसे बना है, या जिसमें हम आते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेचुरल में हमारे पास 2 हैं, रीन्यूएबल जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल भी कह सकते हो, और एक है नॉन रीन्यूएबल जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जो एनवायरनमेंट में एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमनली में क्या आता है, ह्यूमनली में हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। और दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे। अब नॉन रीन्यूएबल में क्या होता है ना बच्चे, नॉन रीन्यूएबल में ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। रीन्यूएबल मीन्स कि इनको हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस बोल सकते हैं इन्हें, कंटिन्यूस, और क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लो, कंटिन्यूस और फ्लो ऑफ द रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि विंड दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगी, बार बार आप उसे रीयूज़ कर सकते हो। जैसे कि वाटर दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगा, हालांकि जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हो भी सकता है, बट एक ऐसा रिसोर्स है जो ईजीली अवेलेबल है, ईजीली लोग फुलफ़िल कर सकते, ईजीली अवेलेबल रिसोर्स है एक ही, है ना, तो लोगों को दिक्कत भी नहीं होती है इसमें, राइट। और नॉन रीन्यूएबल में क्या लिख सकते हैं, वो बाद में आएगा। रीन्यूएबल में ही आप लिख लेना, यहाँ ऐड कर लेना कि इसमें एक और टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है रीन्यूएबल का, बायोलॉजिकल। स्पेलिंग इग्नोर कर देना यार, ठीक है, बिकॉज माई फोकस इज़ ऑन कंसेप्ट। इसमें आते हैं, एक आपके पास आता है बायोटिक, ठीक है, एक इसमें आपके पास आता है ए बायोटिक। ठीक है, देखो मैं अब दिखाती हूँ, बायोटिक, ए बायोटिक। ध्यान से फोकस करो, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करो अभी, ठीक है। बायोटिक और ए बायोटिक आता है। अब इसमें क्या होता है ना बच्चे, बायोटिक में सारे हमारे पास आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ए बायोटिक में अपने पास आएंगे सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि रॉक, रिवर, माउंटेन्स, ये सारे नॉन लिविंग। लिविंग क्या क्या है भाई, लिविंग क्या क्या है, लिविंग में हम आ गए, ह्यूमंस आ गए, मैमल्स आ गए, फिशेस आ गई, मैरिन लाइफ आ गई, वो सारी लिविंग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। रीन्यूएबल इज ऑफ 2 टाइप्स, तो एक हो गया कॉन्टिन्यूस, एक हो गया बायोलॉजिकल। रीन्यूएबल में 2 टाइप्स आ गए, कॉन्टिन्यूस और बायोलॉजिकल तरीके से। अब चलते हैं नॉन रीन्यूएबल पे, आ जाओ। अब हम चलते हैं नॉन रीन्यूएबल पे। नॉन रीन्यूएबल जो है 2 तरीके से बटा हुआ है।
जिसको हम कहते हैं, एक तो रिसाइकलेबल यानी कि बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी है एनवायरनमेंट के लिए, और एक है नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल इसको आप अलग कर सकते हो, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लो। एक है नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। रिसाइकलेबल में फॉर एग्जांपल मेटल्स आ गए जैसे आपके, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हो। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एनी टाइप ऑफ मेटल, पर ज़्यादा कंडक्टिव मेटल होना चाहिए, या रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप वाले मेटल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे जिंक हो गया, ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं एज अ रिसोर्स, ठीक है। और नॉन रिसाइकलेबल में आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि डेड और डिके से बने हुए हैं, तो उनको तो आप एक बार ही यूज़ करोगे, पहले ही डेड है उसको एक बार यूज़ कर लिया, बार बार थोड़ी यूज़ कर पाओगे। इसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक भी आ सकता है आपका टाइप, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक भी आ सकता है आपके पास एज अ टाइप, ठीक है। तो रीन्यूएबल में हो गए कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल, और नॉन रीन्यूएबल में हो गए रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मीन्स बार बार यूज़ कर सकते हो, और नॉन रिसाइकलेबल मीन्स बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार यूज़ नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है। चलिए अब ह्यूमन आपको क्लियर हो गया। ह्यूमन में तो सिर्फ उतना ही था, मेन आपको मैंने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का बताना था, ठीक है। सो ये आपका आया बेसिक आइडिया। सो ये आपका था बेसिक आइडिया और बेसिक फ्लो चार्ट जो हमें पता होने चाहिए फॉर रिसोर्सेज, ये आप देख लीजिए। ऑलराइट, चलो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आर ह्यूमन्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या ह्यूमंस भी एज रिसोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं? क्या ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह है? तो आप आंसर देंगे यस, ठीक है। वाई कैसे कैसे एक ह्यूमन जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है ना, कैसे एक ह्यूमन जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर सिंस human beings have tendency to interact with nature ठीक है, through their technology and skills, through technology and skills in order to accelerate, in order ताकि हम क्या कर सकें, एक बेटर एनवायरनमेंट एसलरेट कर सकें, एक बेटर डेवलपमेंट एसलरेट कर सकें, इन ऑर्डर टू एसलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी सोसाइटी को, अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट को ईजीली अटेन कर सकें, डेवलपमेंट। तो सिंस ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं नेचर के साथ इंटरेक्ट करने में, थ्रू देयर टेक्नोलॉजी, थ्रू देयर स्किल्स, किस लिए, ताकि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इजीली मेंटेन कर सके, एक्सेलरेट कर सके। तो इस वजह से हम ह्यूमंस को एक बहुत ही प्रोडक्टिव और कहीं ना कहीं एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स कंसिडर करके चलते हैं, प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल रिसोर्स कंसिडर करके चलते हैं, काफ़ी काम के हो जाते हैं ना फिर हमारे लिए ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, इस रीज़न की वजह से। ये आपको क्लियर है आई होप, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हो हेंस, ऑल्सो ऐड कर सकते हो, ऑल्सो रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी
हमारे कंट्रोल में यूज़ किए जाने वाले चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंडर ही वर्क करने वाले कुछ फंक्शंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर वर्क करने वाले कुछ फंक्शंस हैं। बस इतना आपको करना है। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं रिसोर्स क्लासिफिकेशन पे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसका मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। तो रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है 4 रीजंस या बेसिस की ऊपर, ठीक है। तो हम 4 बेसिस यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। ये आप कह सकते हो ऑन सम बेसिस। जब भी आप लिखोगे कि कौन सा टाइप है क्लासिफिकेशन, तो आप बोलोगे ऑन बेसिस ऑफ दिस, ऑन बेसिस ऑफ दिस, ऑन बेसिस ऑफ दिस, ऐसे, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा आता है ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अमाउंट कितनी बची है, कितनी अमाउंट में वो रिसोर्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, कितना यूज़ कर सकते हैं। फिर है ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि बंदा खुद ओनर है, किसी के अंडर ओनर है, कैसे। और फिर आ जाता है ऑन बेसिस ऑफ, लास्ट है डेवलपमेंट, या आप लिख सकते हो ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, नेशनल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कमर्शियल है, कैसे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको, एक हो गया ओरिजिन, एक हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एक हो गया ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, और एक हो गया यार स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब ओरिजिन में आते हैं वही बायोटिक आ जाते हैं, ठीक है, लिविंग, और ए बायोटिक आ जाते हैं नॉन लिविंग। इतना तो यार आपने बेसिक छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बोर्ड की क्लास में तो इतना डिटेल में जाने की वो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, और एग्जॉस्टिबिलिटी में आते हैं रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो अब आप उससे याद रखेंगे, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। ओनरशिप में आते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल। इसके लिए मैं नॉर्मल लिख देती हूँ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, यहाँ लिख देती हूँ। आई से है इंडिविजुअल, सी से है कम्युनिटी, ठीक है, एन से है नेशनल, नेशनल, ठीक है। और इसमें एक और आई हो सकता है, दूसरा आई है इंटरनेशनल के लिए, एक और आई ऐड कर सकते हो, ये वाला आई है इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ आपको बता दिया है, ये है ओनरशिप के लिए, ये होगी टाइप्स ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ बता दी। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी यहीं बता देती हूँ मैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में लेटर्स ही बता देती हूँ और यहाँ पे डिटेल दे देती हूँ, ठीक है। इसमें लेटर्स आएंगे, एक आ गया पोटेंशियल के बेसिस पे, कैपेसिटी कितनी है, टेंडेंसी कितनी है, पोटेंशियल कितना है, एनर्जी कितनी है, ठीक है। डेवलप्ड स्टॉक के बेसिस पे, स्टॉक यानी कितना हमारा प्री यूज्ड रिसोर्स बचा हुआ है, स्टॉक के बेसिस पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिजर्व के बेसिस पे। रिजर्व मतलब कि कितना हमारे लिए फ्यूचर के लिए बचेगा, फ्यूचर के लिए बचना भी तो चाहिए, तो कितना फ्यूचर के लिए बचेगा उसके बेसिस पे। आई एम सो सॉरी, मैं विजिबिलिटी देख नहीं पाई थी, अब ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं बस ये और कंप्लीट कर देती हूँ, ये ओनरशिप का मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। तो रजे डेवलपमेंट के बेसिस पे यहाँ बता रही हूँ मैं। डेवलपमेंट का जब हम स्टेटस देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, 3 से देखते हैं। पी से हम देखते हैं पोटेंशियल,
ठीक है, या आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। एस से देखते हैं हम स्टॉक, ये मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है, ठीक है। और आर से हम देखते हैं रिजर्व। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और ये हो गए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के लिए, ये आपका हो गया था ओनरशिप के लिए। तो ये आपका आज मैंने ख़त्म किया इंट्रोडक्शन फॉर चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको हो गया होगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आई विल नॉट बी एबल टू पोस्ट constant lectures on this because I am also a student, but still I'll try to cover the things as soon as I can post my videos. I'll try to do that. I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया. That's it guys, thank you so much. Do not forget to like, subscribe. I'll try to cover whole 10th class syllabus in limited time. Otherwise मेरे को 2 बैचेस constantly चलाने पड़ेंगे, right? So just keep loving me and just keep inspiring me. Thank you so much.